देश के कई राज्यों में मानसून दस्तक दे चुका है। इसी के साथ अब देश के कई इलाकों में भारी बारिश और उसके बाद बाढ़ का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लोगों की मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं। बाढ़ की एक बेहद ही खौफनाक तस्वीर महाराष्ट्र के धुले से आई है। सड़क पर उफनती लहरों के बीच एक बाइक सवार फंस जाता है। बाइक के साथ वो शख्स भी पानी के तेज रफ्तार में बहने लगता है। इसके बाद क्या हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। सड़क पर सैलाब, रास्ते पर पानी का तेज बहाव, रफ्तार का लहरों से सामना। लहरों के आगे बाइक की रफ्तार पड़ी ढील। सड़क पर हाहाकारी लहरें, मानो नदी खुद सड़क पर उतर आई हो। उफनती लहरें मानो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को बेताब हो। पानी की ये डरावनी तस्वीरें महाराष्ट्र के धुले की हैं, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण तमाम नदियां उफान पर हैं। नतीजा ये है कि नदी का पानी सड़कों पर उतर आया है। लगातार बारिश की वजह से कई निचले इलाकों में भी पानी भर गया है। पानी के रौद्र रूप की ये तस्वीरें धुले के तिताने गांव की है, जहां नदी से आई बाढ़ का पानी कोहराम मचा रहा है। सड़क पर बाढ़ का पानी इस कदर भर गया है कि लोगों की आवाजाही बंद हो गई है। इसी बीच इस हाहाकारी लहरों में कुछ बाइक सवार फंस जाते हैं। देखिए एक बाइक सवार कैसे रफ्तार के साथ लहरों को चीरते हुए आगे निकल गए। जबकि एक बाइक सवार उफनती लहरों के बीच में फंसा हुआ है। ये शख्स किसी तरह बाइक स्टार्ट कर गाड़ी को आगे बढ़ाता है। तभी कुछ सेकंड ही चला होगा कि बाइक की रफ्तार तेज बहाव के आगे ढीली पड़ जाती है। बाइक सवार वहीं धड़ाम होकर गिर जाता है। पानी की लहरें इतनी तेज थीं कि शख्स को बाइक समेत किनारे तक धकेल कर ले गया। बाइक सवार शख्स खुद को और अपनी बाइक को निकालने की अथक कोशिश करता रहा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता है। तब तक किनारे खड़े लोगों में कोहराम मच जाता है। बचाओ बचाओ की चीख पुकार मच जाती है। लहरों में फंसे शख्स को देख किनारे खड़े कई लोग बचाव के लिए पानी में उतरते हैं। एक एक कर लोग मानव श्रृंखला बनाकर बाइक समेत शख्स को बाहर निकाल लेते हैं। अब जरा यूपी के मुरादाबाद में हुई भारी बारिश की तस्वीर देखिए। यहां किस कदर बारिश हुई है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर बखूबी लगा सकते हैं। मोहल्लों की सड़कों पर लबालब पानी भर गया है। घरों में पानी घुसने को बेताब है। गाड़ियों के पहिए डूबने लगे हैं। घंटों हुई बारिश के कारण मुरादाबाद के कई इलाकों में पानी पानी हो गया। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जारी भयंकर गर्मी के बाद अब देश के कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक कई शहरों में भारी बारिश हो सकती है। अब जरा मुंबई के मलाड की ये तस्वीरें देखिए। थोड़ी सी बारिश में मुंबई का ये इलाका पानी पानी हो गया। जल भराव से पैदल यात्री तो छोड़िए, गाड़ियों की आवाजाही भी मुश्किल से हो पा रही है। दरअसल मुंबई में सुबह सुबह घंटों तक कई इलाकों में भारी बारिश हुई। इसके बाद शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया।
मलाड के अलावा मुंबई के किंग सर्कल, दादर, कांदिवली, बोरीवली, गोरेगांव और सांता क्रूज इलाकों में जमकर बारिश हुई। इससे पहले मौसम विभाग ने शनिवार के लिए मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मायानगरी में मॉनसून ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मुंबई के कई इलाकों में जहां सुबह से तेज बारिश हो रही है, वहीं जुहू और मरीन ड्राइव में हाई टाइड की वजह से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो गया है। एहतियातन एनडीआरएफ समेत तमाम सुरक्षा तंत्र को अलर्ट कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मुंबई में भारी बारिश के बाद किस तरह के हालात, वहां पर हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। जल जमाव की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। बारिश के बाद ऑरेंज अलर्ट भी घोषित कर दिया गया और समंदर में हाई टाइड का खतरा भी बना हुआ है। में तेज बरसात की चेतावनी के साथ हाई टाइड का खतरा भी बना हुआ है। इस वक्त मैं जुहू चौपाटी पर मौजूद हूँ। आपको बताऊं कि 11:38 का समय है और आप देख सकते हैं समंदर में करीब 4.5 मीटर से ज़्यादा ऊंची जो लहरें हैं वो इस वक्त समंदर में उठ रही हैं। 4.57 मीटर का जो हाई टाइड है वो इस वक्त मुंबई के समंदर में दिखाई दे रहा है। आपको बताऊं कि इसको लेकर जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट पर है। किसी को भी समंदर के किनारे जाने से मना किया गया है और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो ये है कि मुंबई में अगले 48 घंटे तक भारी बरसात की चेतावनी दी गई है। हालांकि फिलहाल मुंबई में रुक रुक कर बरसात हो रही है, लेकिन जो हाई टाइड का समय है खासतौर से अगले कुछ घंटे तक, जब समंदर में इसी तरह की जो ऊंची ऊंची लहरें हैं वो उफान मारेंगी, तब बेहद खतरनाक वक्त मुंबई के लिए होगा। अगर उस वक्त बरसात होती है तो यही वजह है कि एनडीआरएफ को भी अलर्ट पर रखा गया है। ऐसे में अगले 48 घंटे तक मौसम विभाग ने भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। तो ऐसे में हम भी लोगों से यही अपील करेंगे कि वो भी अगर जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। कैमरामैन अखिलेश के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24, मुंबई। मुंबई और उसके आसपास सुबह से हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बीच मुंबई और उसके आसपास 48 घंटे का अलर्ट है, यानी कि 48 घंटे मुंबई के लिए काफ़ी मुश्किल भरे हो सकते हैं। इधर हाई टाइड का वक्त शुरू हो चुका है, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, इसलिए मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील की है कि आप समुद्र के किनारे बिल्कुल न जाएं। हालांकि इस समय बारिश थोड़ी धीमी है, अगर ये बारिश तेज़ी होती है, तेज़ी से बढ़ती है तो लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि उत्तर मुंबई में कई इलाकों में इस वक्त पानी भरा हुआ है। जबकि अगर बीएमसी की तैयारी की बात करें तो बीएमसी ने 299 जगहों पर पंप लगाया है। इसके अलावा जो सभी 24 वार्ड हैं उसको अलर्ट पे रखा है कि अगर कोई इस तरह की स्थिति आती है तो अधिकारी तुरंत स्पॉट पर पहुंच जाएं अगर वाटर लॉगिंग होती है तो। लेकिन ये 3 दिन का पहले अलर्ट था, जिसमें से 1 दिन बीत चुका है। कल आपने देखा कि बहुत सारे इलाकों में पानी भर गया था, जैसे हिंद माता, सायन, अंधेरी, जोगेश्वरी, कई इलाकों में पानी भर गया था। इसको लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि इस बार जानकार बताते हैं कि इस बार नालों की सफाई भी ठीक से नहीं हो पाई है और ऐसे में जब तेज़ बारिश होती है और हाई टाइड का वक्त होता है तो मुंबई के लिए और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कैमरा अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। उत्तराखंड में भी तेज बारिश शुरू हो गई है। भारी बारिश के चलते प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगह लैंडस्लाइड होना शुरू हो गया है। चमोली के बद्रीनाथ में NH 58 पर भी लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से 2 जगहों पर रास्ते बंद हैं। दोनों जगहों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। जानकारी के मुताबिक बद्रीनाथ NH पर पागल नाला और पीपल कोटी के पास रास्ता बंद है। इधर भारी बारिश के चलते अलकनंदा नदी भी उफान पर आ गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 23 जून से ही मॉनसून ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद यहां पर भारी बारिश हो रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किस तरह से उत्तराखंड में भारी बारिश हुई है। जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं। कई इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से ट्रैफिक जाम का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। कई इलाकों में अभी भी लगातार बारिश वहां पर हो रही है। बिहार की राजधानी पटना में भी जबरदस्त बारिश हुई है। सुबह काफी देर तक पटना में बारिश होती रही। देखिए
हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा की ये रिपोर्ट। शनिवार की सुबह से ही बिहार के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। पटना में भी पिछले कई घंटे से लगातार जो बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और मूसलाधार बारिश के बीच मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी और चेतावनी इस बात की भी थी कि कई इलाकों में गरज के साथ जो बारिश तो होगी ही, साथ में वज्रपात की भी आशंका जताई थी और कई इलाकों में वज्रपात हुआ भी है। हालांकि अगर हम देखें तो पिछले कई दिनों से बिहार में लगातार वज्रपात से लोगों की मौत हो रही है और अब तक 150 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं पिछले एक सप्ताह के दौरान। आज भी कई इलाकों में बारिश हो रही है और बारिश के चलते नदियां भी कई इलाकों में उफान पर हैं। पटना की बात करें तो पटना के कई इलाकों में जल जमाव के हालात हो चुके हैं, लेकिन नगर निगम की टीमें कई इलाकों में लगी है, जो कि पहले से इस बात को लेकर मौसम विभाग ने फोरकास्ट किया था। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि तेज़ हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही हैं और बारिश के चलते जो लोग हैं वो जहाँ तहाँ फंसे हुए हैं। लेकिन गर्मी से भले ही लोगों को थोड़ी सी निजात जरूर मिली है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर एनकाउंटर मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया। विनय ने पुलिस के आने की सूचना विकास दुबे को दी थी। वहां पर एनकाउंटर से पहले विकास को यह खबर दी गई थी। एसओ विनय तिवारी विकास का करीबी बताया जा रहा है। यही वजह है कि अब विनय तिवारी के खिलाफ यहां पर एक्शन लिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। ये लगातार बात उठ रही थी कि विकास दुबे का नेटवर्क पुलिस के अंदर भी काफी बढ़ चुका है और इसके बाद जब कॉल डिटेल खंगाली गई थी, उसके बाद ये पता लगा था कि कुछ पुलिस वाले विकास दुबे के साथ वहां पर मिले हुए हैं। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि एसओ विनय तिवारी ने ही विकास दुबे को ये जानकारी दी थी कि पुलिस आज उसके खिलाफ कार्रवाई करने वाली है, जिसके बाद पुलिस के 8 जवान भी शहीद हो गए थे। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुकते हैं हमारे संवाददाता अशोक तिवारी का। अशोक, जैसे पहले ही ये खबर सामने आ गई थी कि विकास दुबे का जो नेटवर्क है वो पुलिस में भी फैल गया था, अब ये स्पष्ट भी हो गया है, एसओ विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया। क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, अभी जो पुलिस सोर्सेज से जानकारी आ रही है उसमें यही खबर सामने आई है कि जो संबंधित एसओ थे चौबेपुर थाना अध्यक्ष विनय कुमार, उनको फिलहाल एसटीएफ ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया। इस बात की जानकारी अभी सामने आई है। इसके अलावा जो दूसरे पुष्पराज सिंह थे उनको चौबेपुर थाने का चार्ज दिया गया है। फिलहाल ये खबर सामने आ रही है। सबसे अहम बात यह है कि जो सवाल शुरुआती दौर से खड़ा हो रहा था कि आखिरकार चौबेपुर थाना अंतर्गत अगर विक्रू गांव में पुलिस की दबिश पड़ने वाली थी या पुलिस की टीम जांच के लिए जाने वाली थी, तो आखिरकार इस बात की जानकारी गांव में पहले से कैसे पहुंच गई? क्या पुलिस का मुखबिर तंत्र कमजोर हुआ या फिर विकास दुबे का मुखबिर तंत्र ज्यादा मजबूत हुआ? तो इसी आधार पर कल से लेकर आज तक तमाम सारे लोगों से पूछताछ की गई है और उसी आधार पर फिलहाल जो संबंधित थानाध्यक्ष थे उनसे भी कुछ सवालों के जवाब जो जांच टीम है उसने मांगे हैं। उनसे पूछताछ की गई है कि आखिरकार इस बात की जानकारी जो विकास दुबे थे आरोपी हैं उनको कैसे पहुंचेगी, पुलिस टीम वहां पर जाने वाली है। तो अभी फिलहाल पुलिस के सोर्सेज के हवाले से यही खबर आ रही है। आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि कानपुर पुलिस की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर है कि पूछताछ का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाने के क्रम में फिलहाल उनसे कुछ सवालों पर जवाब मांगे गए हैं। लेकिन जिस तरह से ये पूरा खुलासा हुआ है उससे अशोक एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश के लिहाज से यहां पर उठ खड़ा हुआ है। अगर किसी के साथ किसी तरह से कोई बेइंसाफी हुई हो, किसी अपराधी ने कोई गुंडाई की हो, वो अगर पुलिस के पास जाते हैं तो यहां पर तो अपराधी और पुलिस दोनों मिले हुए हैं, उसे इंसाफ कौन दिलाएगा? ये अपने आप में कानून व्यवस्था के ऊपर बड़ा सवाल है। देखिए, निश्चित तौर पर इस घटनाक्रम में कई सवाल खड़े किए हैं। कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार अगर पुलिस किसी जगह पर दबिश देने के लिए जाती है तो क्या जो पर्याप्त मात्रा में फोर्स उसके साथ होनी चाहिए, क्या वो फोर्स पर्याप्त मात्रा में उसके साथ थी? क्या सुरक्षा के तमाम सारे मानकों का इस्तेमाल किया गया था जब वो छापेमारी के लिए जा रहे थे? दूसरा अहम सवाल, इस घटनाक्रम में जितनी बड़ी क्षति उत्तर प्रदेश पुलिस की हुई है, क्योंकि इसमें 8 जो पुलिसकर्मी थे उनकी शहादत हुई है, मुठभेड़ के दौरान उनकी मृत्यु हुई है, जिनको विरोधियों की गोलियों का सामना करना पड़ा है। तो ये बड़े सवाल है जिसके जवाब फिलहाल तलाशे जा रहे हैं, लेकिन अभी पहली प्राथमिकता आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर है और उसी के मद्देनजर फिलहाल तमाम सारे लोगों से पूछताछ की जा रही है। संबंधित जो थाना है उस पे तैनात कई पुलिसकर्मी हैं जिनसे अलग अलग सवालों पर जवाब मांगा गया है। लोगों से पूछताछ के आधार पर उनसे ये कहा गया है कि आखिरकार ये सूचना कैसे लीक हुई, कैसे अगर पुलिस वहां पर जाने वाली थी तो इस बात की सूचना पहले ही गांव में पहुंच गई और कैसे वहां पर साफ तौर से अपने आप में ये बड़े सवाल खड़ा करते हैं
कि किस तरह से पुलिस और अपराधियों की मिलीभगत जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में फैली हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।